Hello friend, welcome back to our channel Know Your Country. In last video we see about the fundamental right. तो फ्रेंड हमने लास्ट वीडियो में फंडामेंटल राइट के बारे में जाना था जिसमें से हमने कुछ डिस्कस कर लिए थे, कुछ अब डिस्कस करने हैं। तो आइए देखते हैं कि में कौन कौन से फंडामेंटल राइट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट। तो फ्रेंड जैसा कि फंडामेंटल राइट डिस्कस कर रहे हैं, हम इसमें अकेला अकेला फंडामेंटल राइट उसको हर एक पॉइंट से डिस्कस करेंगे ताकि एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो वो छूटे ना। तो आइए डिस्कस करते हैं फंडामेंटल राइट। फर्स्ट डिस्कस कर लिया गया था। देन सेकंड है प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड। इसमें क्या होता है कि कुछ डिस्क्रिमिनेशन होते हैं कि जैसे भेदभाव होता है उसको दूर करना किस किस ग्राउंड पे, तो उसके विषय में जानते हैं। तो वो जो कि अपना प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है ये आर्टिकल 15 में आता है और ये कहता है कि स्टेट स्टेट हमने लास्ट वीडियो में जाना था। स्टेट इसको कहते हैं, स्टेट काफी सारे जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गया, कोई भी गवर्नमेंट बॉडी होगी, पार्लियामेंट होगी, स्टेट लेजिस्लेचर हो गया। इस तरह से स्टेट को डिस्कस करते हैं। कहा जाता है कि हमने लास्ट वीडियो में पूरा जाना था कि स्टेट क्या होता है। तो स्टेट भेदभाव नहीं कर सकता किसी भी सिटीजन के साथ किसी भी ग्राउंड पे। जैसे ग्राउंड कौन कौन से हैं? रिलीजन के आधार पर, धर्म के आधार पर, रेस के आधार पर कि वो काला है गोरा है, क्या उसकी कास्ट है, सेक्स मतलब वो कि फीमेल है मेल है, या प्लेस ऑफ बर्थ की उसका जन्म स्थान कौन सा है, उनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। हालांकि इसमें दो क्रूशियल वर्ड है, क्या? डिस्क्रिमिनेशन, जिसका भेदभाव, और ओनली। तो आइए जानते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन और ओनली का क्या अर्थ है, किस लिए यूज किए गए हैं इस फंडामेंटल राइट में। तो जो इसमें डिस्क्रिमिनेशन वर्ड है उसका अर्थ है भेदभाव। भेदभाव का अर्थ है कि किसी संबंध में किसी का प्रतिकूल भेदभाव या दूसरों के प्रतिकूल रूप से भेदभाव करना। तो ये डिस्क्रिमिनेशन वर्ड को डिस्क्राइब किया गया है इस फंडामेंटल राइट। और जो इसमें ओनली वर्ड यूज किया गया है उसका मीनिंग है कि अन्य जो भी डिस्क्रिमिनेशन है अदर ग्राउंड पे वो प्रोहिबिटेड नहीं है। और ये सेकंड प्रोविजन आर्टिकल 15 का कहता है कि नो सिटीजन shall subject to disability, liability, restriction on ground of religion, only of religion, race, caste, sex, birthplace with regards to। इसका अर्थ है कि अनुच्छेद जो भी आर्टिकल 15 है का दूसरा प्रावधान ये कहता है कि किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर किसी भी विकलांगता, दायित्व, प्रतिबंध या शर्त के अधीन नहीं किया जाएगा। तो कुछ पॉइंट हैं जिनको माना जाता है कि इनके अगर इनको रोका जाता है तो वो डिस्क्रिमिनेशन माना जाएगा। तो क्या क्या है? जैसे किसी शॉप में जाने से, एक्सेस करने से, पब्लिक रेस्टोरेंट में यूज करने से, खाने से, कुछ भी होटल हो गया, पब्लिक प्लेस हो गया, और पब्लिक एंटरटेनमेंट। अगर यहाँ पे किसी व्यक्ति को सिर्फ जाति धर्म के आधार पर रोका जाता है तो वो उल्लंघन माना जाएगा आर्टिकल 15 का। दूसरा है यूज ऑफ वाल की, जैसे गांव में या कहीं शहरों में पीने के पानी के लिए कुएं होते हैं, उसका टैंक हो गया पीने के पानी का, बाथिंग घाट्स हो गए, रोड्स हो गए, प्लेस हो गया, कोई भी पब्लिक रिसोर्ट हो गया जो कि पूरा या तो पब्लिक के स्टेट के द्वारा मेंटेन किया जाता हो या पार्शली कोई मेंटेन किया जाता हो और जनरल पब्लिक के लिए यूज हो। अगर उसमें कोई भी इस आधार पर रोका जाता है कि वो किसी नीच जाति से है या किसी कास्ट अलग कास्ट से है तो ये उल्लंघन माना जाएगा आर्टिकल 15 का। और ये भी कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन जो ये अपना आर्टिकल 15 है तो ये दोनों तरफ से अपने को प्रोवाइड करता है कि स्टेट के अगेंस्ट अगर स्टेट इसको वायलेट करे या प्राइवेट इंडिविजुअल वायलेट करे तो दोनों की कंडीशन में इसको वायलेट माना जाता है। हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि अपने कुछ फंडामेंटल राइट होते हैं जो कि स्टेट के एक्शन के अगेंस्ट होते हैं, और कुछ होते हैं कि दोनों के एक्शन के, कि स्टेट हो प्राइवेट इंडिविजुअल हो तो दोनों के एक्शन के अगेंस्ट होते हैं। तो ये फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल ये 15 है, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, तो ये दोनों के खिलाफ ही अपने को, दोनों के खिलाफ चाहे स्टेट हो प्राइवेट हो, दोनों के अगर कोई इसको डिस्क्रिमिनेट करता है तो हम डायरेक्टली अनफोर्सेबल के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर फॉर
तो ये आर्टिकल है दोनों, जैसे डिस्क्रिमिनेशन स्टेट के द्वारा या कोई प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा, दोनों को बैन करता है। हालांकि इसके 3 एक्सेप्शन भी हैं, जैसे हमने लास्ट में भी देखा था कि कुछ आर्टिकल जैसे फंडामेंटल राइट के कुछ एक्सेप्शन होते हैं, उपवाद होते हैं। तो इसमें भी इसके भी कुछ उपवाद हैं, 3 उपवाद हैं। तो आइए जानते हैं 3 एक्सेप्शन कौन से हैं इस फंडामेंटल राइट के। इसमें पहला है कि स्टेट परमिटेड है, स्टेट के पास पावर है कि वो कोई भी स्पेशल प्रोविजन बना सकता है, जैसे वुमेन के लिए हो गया, चिल्ड्रन के लिए हो गया। जिसका कोई एग्जांपल है, जैसे रिजर्वेशन ऑफ सीट के कोई सी लोकल बॉडी होगी, पंचायत बॉडी होगी, कुछ उसमें वुमेन के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए रिजर्वेशन रखा जाता है कि जैसे 1/3 ऑफ सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व है पंचायत में, और फ्री एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो अगर स्टेट ऐसा कुछ करना चाहता है तो वो कर सकता है। तो ये एक उपवाद है आर्टिकल 15 का। और सेम इसी तरह दूसरा, अगर स्टेट परमिटेड है, स्टेट के पास पावर है, स्टेट कर सकता है, बना स्पेशल प्रोविजन बना सकता है और एडवांस, किसी भी एडवांस, जैसे सोशल, कोई सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास है, अगर उसके लिए स्पेशल प्रोविजन बनाना चाहता है तो बना सकता है। इसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अगर इनके लिए अगर कोई अलग से प्रोविजन, अलग से कुछ प्रोविजन बनाना चाहता है तो बना सकता है। तो वो जैसे हो तो गया एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन, पर ये एक्सेप्शन है कि हाँ कर सकता है। जैसे एग्जांपल हो गया रिजर्वेशन ऑफ सीट हो गया, फ्री इन पब्लिक एजुकेशन, मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूट में कुछ कंसेशन हो गया, फी कंसेशन हो गया, सीट रिजर्व हो गया। तो ये सब कुछ कर सकता है स्टेट। और जो थर्ड एक्सेप्शन है वो है कि स्टेट स्पेशल प्रोविजन बना सकता है इसके लिए, सोशल और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास होगी, जैसे शेड्यूल क्लास हो गया, शेड्यूल ट्राइब हो गया, किसके लिए, फॉर देयर एडमिशन इन एजुकेशन, उनके एडमिशन के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो। तो उनके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन बनाना चाहता है तो बना सकता है। और जो ये लास्ट प्रोविजन है ये 93rd अमेंडमेंट के द्वारा एडेड किया गया था, जो कि 2005 में हुआ था। उसका क्या था कि ये एक ऑर्डर को इफेक्ट देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया, जैसे सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल रिजर्वेशन एंड एडमिशन एक्ट 2006। उसका क्या था कि उसने 27% एक कोटा था जो कि ओबीसी के लिए प्रोवाइड किया गया था। वो चाहे कोई छोटे इंस्टीट्यूशन हो, बड़े इंस्टीट्यूशन हो, सभी बड़े इंस्टीट्यूशन और छोटे इंस्टीट्यूशन में प्रोवाइड किया गया था। जैसे कि बड़े इंस्टीट्यूशन में आईआईटी हो गया, आईआईएम हो गया, तो सबके लिए जो 27% है एजुकेशनल कोटा और ओबीसी, वो प्रोवाइड किया गया था इस एक्ट के अंतर्गत। तो जैसे ही ये कोटा रिजर्वेशन दिया गया 27%, तो उसके साथ साथ इसको सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया गया कि तो 2000 अप्रैल 2008 में सुप्रीम कोर्ट का ने इन दोनों जो भी लाभ बनाए गए थे रिजर्वेशन के रिगार्डिंग, तो इनको सही ठहराया गया। और अमेंडमेंट को, चाहे इसमें जैसे अमेंडमेंट एक्ट ओबीसी कोटा एक्ट हो, उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने एक शर्त ऐड कर दी, वो थी क्रीमी लेयर की। तो क्रीमी लेयर क्या होता है, आइए जानते हैं कि क्रीमी लेयर क्या है। और ये क्रीमी लेयर केस सिर्फ ओबीसी के केस में था। तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी एक्ट को सही ठहराया कोटे को, तो उसके साथ साथ एक और कंडीशन ऐड कर दी, वो थी क्रीमी लेयर की। तो क्रीमी लेयर क्या होता है कि अगर कोई चिल्ड्रन हो गया इस जो नीचे दी गई कैटेगरी है उससे बिलोंग करता है, तो उसको इस कोटे का लाभ नहीं मिलेगा। तो वो कैटेगरी कौन कौन सी थी, जैसे कोई पर्सन हो गया, वो अगर उसके पास कोई सी भी पोस्ट हो, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक पोस्ट हो, जिसमें है प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, जज ऑफ, मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, चेयरमैन या मेंबर हो गए कोई से भी, यूपीएससी के हो गए, स्टेट एसपीएससी के हो गए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, और बहुत सारी पोस्ट थी। तो उसको ये लाभ नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ अगर कोई ग्रुप ए में या क्लास ए में, ग्रुप बी में वर्क करता हो, ऑल इंडिया के जो ये पोस्ट है इसके अंदर, और इसके साथ साथ जैसे स्टेट और सिविल, सेंट्रल सिविल सर्विस होती है, उसमें कोई वर्क करता है, उसके साथ साथ अगर कोई पीएसयू पीएसयू बैंक और इंश्योरेंस, यूनिवर्सिटी और आल्सो प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में भी ग्रुप ए के इक्वल पोस्ट रखता हो, या ग्रुप बी के, तो उसका, उसको पर्सन को या उसके आगे जो चाइल्ड हो उसको इसका, इस कोटे का लाभ नहीं मिलेगा। और उसके साथ साथ जो पर्सन, जो व्यक्ति
रैंक रखते हो, जो आर्मी में हो, जैसे कॉलोनल का, और इन आर्मी और इसके इक्विवेलेंट कोई पोस्ट रखते हो, जैसे नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, पैरामिलिट्री फोर्स हो गया, तो उस पर्सन को भी या उसके आगे जो भी चिल्ड्रन होंगे तो उनको इस स्कीम का जो ओबीसी कोटा जो 27% है उसका लाभ नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ अगर कोई प्रोफेशनल डॉक्टर हो गए, लॉयर हो गए, इंजीनियर हो गए, आर्टिस्ट हो गए, ऑथर हो गए, कंसल्टेंट हो गए, तो उन सबको इस स्कीम से बाहर रखा गया। क्रीमी लेयर के कंसेप्ट में रखा गया कि ये क्रीमी लेयर कंसेप्ट में आते हैं तो उन सबको इस कोटा का बेनिफिट है, तो इसका लाभ नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ अगर कोई पर्सन ट्रेड व्यापार करता हो, खुद का बिजनेस हो, इंडस्ट्री हो, तो उसको भी इस लिमिट में रखा गया। उसके साथ साथ एक लिमिट लगा दी गई, जैसे एग्रीकल्चर लैंड हो गया और वैकेंट लैंड हो गया, जो खाली लैंड पड़ी होती है अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में, कि इस लिमिट में सर्टेन लिमिट लगा दी गई कि अगर इस लिमिट में फॉल होता है तो वो क्रीमी लेयर कंसेप्ट में आएगा और वो कोटा बेनिफिट का लाभ नहीं उठा पाएगा। और उसके साथ साथ एक और कंडीशन, जो फाइनल कंडीशन थी, वो कि ग्रॉस एनुअल इनकम की, उसकी टोटल इनकम कितनी है, जो 6 लाख डिसाइड हुई थी। अब करंटली गवर्नमेंट ने इसको बढ़ा के 8 लाख कर दिया है, जो कि समय समय पर चेंज होती गई है। जैसे 93 में ये क्रीमी का कंसेप्ट आया था तो उस समय 1 लाख रखी गई थी, उसके बाद बढ़ा के इसको 2.5 लाख कर दिया गया था 2004 में, फिर 4.5 कर दिया गया था 2008 में, और 6 लाख कर दिया गया था 2013 में। उसके बाद इसको बढ़ाकर अब 8 लाख कर दिया गया। जो ये क्रीमी लेयर का नेक्स्ट है कि 8 लाख कर दिया गया था, तो ये नियर अबाउट 2017 के आसपास किया गया था, कि 2017 में किया गया था कि इस क्रीमी लेयर की जो एनुअल ग्रॉस इनकम है इसको बढ़ाकर 8 लाख कर दिया गया था। और नेक्स्ट है अपना थर्ड राइट है, जो इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। क्या होता है कि समानता का अधिकार, जैसे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अगर कह सकते हैं सरकारी नौकरी में समानता का अधिकार, तो ये आर्टिकल जो 16 है अपने को ये राइट टू इक्वलिटी या इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑल सिटीजन की समानता का अधिकार प्रदान करता है कि ऑल सिटीजन को इन मैटर ऑफ किस किस मैटर में, एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट ऑफ एनी ऑफिस अंडर स्टेट की, गवर्नमेंट के अंडर कोई भी ऑफिस हो, कोई भी एम्प्लॉयमेंट हो, तो उसमें समानता का अधिकार प्रदान करता है। और इसके साथ साथ कहता है सेकंड पॉइंट कि कोई भी सिटीजन के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, और ना ही उस किस किस ग्राउंड पे, जैसे रिलीजन हो गया, रेस हो गया, कास्ट, सेक्स, डिसेंट और प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस के आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर इन सरकारी नौकरी होगी, कह सकते हैं इन एम्प्लॉयमेंट अंडर स्टेट हो गया, स्टेट के अंदर जो भी एम्प्लॉयमेंट निकलती है उसमें ऐसा कुछ भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी आधार पर, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस के आधार पर। जो राइट टू इक्वलिटी है इसके भी थ्री थ्री एक्सेप्शन है, तीन उपवाद हैं। आइए जानते हैं कि वो उपवाद कौन कौन से हैं। पहला है कि पार्लियामेंट किसी राज्य या केंद्र शासित पर या स्थानीय प्राधिकरण या अन्य प्राधिकरण में कुछ रोजगार या नियुक्ति के लिए एक शर्त के रूप में निवास निर्धारित कर सकती है। क्योंकि सार्वजनिक रोजगार नियम, जो कि अपने को सार्वजनिक जो रोजगार, जैसे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज रेजिडेंस एक्ट 1957 का था, उसके अकॉर्डिंग उसके अंतर्गत पार्लियामेंट स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड कर सकती है। पर ये जो लॉ था ये 1974 में एक्सपायर हो गया था। अब किसी भी स्टेट के पास ऐसा कोई सा लॉ नहीं है, सिर्फ 2 स्टेट को छोड़कर, उसमें आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कुछ ऐसे डिस्क्रिमिनेशन प्रोवाइड करती हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी को हर्ट करता हो जो। पर हाँ, हालांकि करंट समय में हरियाणा और कुछ स्टेट जैसे आंध्र प्रदेश वगैरह ने कुछ लॉज रूल पास किए गए हैं, जो जो कि जैसे प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट होता है उसमें 70% और कुछ कैप लगा देता है, जो कि सिर्फ जो स्टेट के रेजिडेंट्स हैं उनके लिए ही अवेलेबल है। एज करंट समय में हरियाणा ने ऐसा लॉ पास किया था। और दूसरा है कि स्टेट प्रोवाइड कर सकता है रिजर्वेशन और अपॉइंटमेंट किसी भी पोस्ट के लिए इन फेवर ऑफ कौन कौन से, जैसे बैकवर्ड क्लास हो गया, जो कि जिस इक्वली नोट मतलब पर्याप्त मात्रा में रिप्रेजेंटेड नहीं है स्टेट सर्विस में, जो मतलब कि जिसके पर्याप्त मेंबर नहीं है स्टेट सर्विस में, जिनकी कमी है, जो कुछ, तो उनके लिए
स्पेशल प्रोविजन बना सकता है, जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन होता है, शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन होता है और ओबीसी के लिए रिजर्वेशन होता है, तो ऐसे कुछ प्रोविजन बना सकता है। और तीसरा, स्टेट ये लॉ प्रोवाइड कर सकता है, स्टेट के पास ये पावर होती है, जैसे कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूट होगा, धार्मिक इंस्टीट्यूट होगा या सांप्रदायिक इंस्टीट्यूट होगा, तो उसके लिए स्पेशल एक गवर्निंग बॉडी होती है, तो उसका जो हेड बनाया जाता है तो उसी कम्युनिटी से हो, उसी रिलीजन से हो, पर्टिकुलर रिलीजन से हो, पर्टिकुलर जाति कम्युनिटी से हो, तो स्टेट के ऐसा कर सकता है, उसके पास पावर है। क्योंकि जैसे कुछ अपनी कम्युनिटी होती है, जैसे हिंदू के लिए कोई अलग से संगठन हो गया, सिखों के लिए अलग से हो गया, तो या मुस्लिम के लिए अलग से हो गया, तो उसके स्टेट ऐसा कर सकता है कि जैसे कि स्टेट के पास पावर होती है कि जो मुस्लिम बॉडी है उसका हेड मुस्लिम ही हो, या हिंदू बॉडी है तो उसका हेड मुस्लिम ही हो, तो स्टेट ऐसा कर सकता है। तो ये जो अपने को ओबीसी का जैसे ये कि 27% कोटा मिलता है, तो ये एक मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन पे आया था, तो मंडल कमीशन और उसके बाद क्या हुआ ये उसके विषय में जानते हैं। तो 1979 में क्या हुआ, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने एक सेकंड जो कि ये था बैकवर्ड कमीशन, इसको अपॉइंट किया, जिसके हेड थे बीपी मंडल, जिसके चेयरमैन बीपी मंडल थे, जो कि एक पार्लियामेंट के मेंबर थे। और आर्टिकल 314 जो कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, तो उसको इन्वेस्टिगेट द, तो उसके बनाया गया अंडर, उसके आर्टिकल 340 के अंडर बनाया गया। किस लिए बनाया गया? कि टू इन्वेस्टिगेट, की जांच पड़ताल के लिए कंडीशन ऑफ सोशल और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेज एंड सजेस्ट में, बैकवर्ड क्लासेज के लिए बनाया गया कि उनकी कंडीशन क्या है और उनको इम्प्रूवमेंट के लिए क्या क्या मेजर लिए जा सकते हैं। तो इसलिए एक बीपी मंडल जो कि के अंतर्गत एक सेकंड जो बैकवर्ड कमीशन बनाया गया। तो ये जो कमीशन बनाया गया था, तो इसने अपनी रिपोर्ट 1980 में सबमिट की, और इसके साथ इसने 3743 कास्ट को सोशल एज बैकवर्ड, एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज मेंशन किया। और उसके साथ साथ इसने काउंट किया, इस कमीशन ने काउंट जो कि 1931 का सेंसस यूज किया था, उसके अकॉर्डिंग 52% पॉपुलेशन को बताया कि जो ये कास्ट है, ओबीसी कास्ट है, ये कवर करते हैं। इसमें एससी एसटी को यूज नहीं किया गया था। करंटली अभी इस सेंसस को लेकर काफी क्वेश्चन उठ रहे, क्योंकि ये ब्रिटिश समय का सेंसस था और जिसके आधार पर ओबीसी को कोटा दिया गया था कि अभी करंट समय का सेंसस यूज करो, करंट पोजीशन में क्या है तो वो यूज करो। इसको लेकर अभी काफी क्वेश्चन उठे थे, तो ये आगे जानते हैं। तो इस कमीशन ने रिपोर्ट की कि 27% रिजर्वेशन के लिए कि जो गवर्नमेंट जॉब में दिया जाए ओबीसी के लिए, तो इसको मिलाकर टोटल जो अपना रिजर्वेशन कोटा है वो नियर अबाउट 50% हो गया, क्योंकि 27% जो है ओबीसी का पे पास है, और नियर अबाउट 21 पॉइंट समथिंग कोटा कुछ जो है जो एससी और एसटी के पास है। तो ओवरऑल मिला के नियर अबाउट 50% के आसपास जो ये रिजर्वेशन हो जाता है। तो इस जब इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, तो उसके 10 साल बाद जैसे 1990 में जो वीपी सिंह के अंडर गवर्नमेंट आई, तो उसने ये 27% जो ओबीसी कोटा है ये लागू किया ओबीसी के लिए। अगेन क्या हुआ, 1991 में नरसिम्हा राव गवर्नमेंट आई, तो उसने दो चेंज किए। अब ये जानते हैं दो चेंज कौन कौन से थे। इसमें पहला था कि प्रेफरेंस दी जाए पुअर सेक्शन को, जो ओबीसी के अंडर जो 27% कोटा दिया गया है, उसमें क्या होता है कि जो गरीब तबका ज्यादा होता है उसके लिए प्रेफरेंस दी गई। उसका मीन क्या है कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया को अडॉप्ट किया गया। दूसरा दूसरा था कि 10% रिजर्वेशन जॉब में और दिया गया, जो गरीब तबका था, जो इकोनॉमिक बैकवर्ड था सेक्शन, जो हायर कास्ट में से था, उसके लिए 10% कोटा और दिया गया। और 10% कोटा और दिया गया, जो उपयुक्त जो स्कीम थी उसमें कवर, रिजर्वेशन स्कीम में कवर नहीं होता था, उसको 10% कोटा, रिजर्वेशन कोटा और दिया गया। तो जैसे कि 50 प्लस और 10% कोटा और दिया गया, तो 60% हो गया। तो जो जनरल कास्ट के थे, जनरल कास्ट के थे, तो उनके लिए सिर्फ 40% ही जो सीट्स थी वो अवेलेबल थी। तो क्या हुआ, एक फेमस केस है जिसको हम भी मंडल केस के नाम से भी जानते हैं, तो 1992 में उसका है। तो उसका स्कोप क्या हुआ कि आर्टिकल 16 फॉर जो 16 आर्टिकल 16 क्लॉज 4
जो कि रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है जो में बैकवर्ड क्लासेस को, उसने सुप्रीम कोर्ट ने उसको एग्जामिन किया, तो देन एक सुप्रीम कोर्ट ने कंक्लूजन पे पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कंक्लूजन दिया कि जो आपने ये 27% जो ओबीसी के लिए कोटा रखा है तो वो सही है, पर उसके साथ साथ उसने को सुप्रीम कोर्ट ने ये रिजेक्ट कर दिया जो 10% कोटा पुअर सेक्शन को दिया गया था, हाइयर सेक्शन को, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। और इसके साथ साथ कुछ रिजर्वेशन के लिए कुछ कंडीशन भी रखी गई उसमें। ये जानते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन थी? तो जैसे पहली कंडीशन थी कि एडवांस सेक्शन हो गए, जो ओबीसी में हाइयर 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 इनकम हो गए, जैसे क्रीमी कहा जाता है, जो कि अमीर जो पर्सन हो गए ओबीसी में, तो उसको इसके लिस्ट से बाहर रखा जाए, जो कि ये बेनिफिशियरी रिजर्वेशन की लिस्ट है, इससे बाहर रखा जाए। और दूसरे कहा गया कि कोई भी प्रमोशन में रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं किया जाए, और रिजर्वेशन है जो अपॉइंटमेंट में प्रोवाइड किया जाए, उसके साथ कोई भी रिजर्वेशन है जो प्रमोशन में यूज होता है, उस प्रमोशन में कोई भी रिजर्वेशन नहीं प्रोवाइड किया जाए। जो कोई रिजर्वेशन का, जैसे प्रमोशन में कोई रिजर्वेशन का पीछे से कोई लॉ चला आ रहा है, तो उसकी अवधि सीमित कर दी, जैसे वो सिर्फ 5 साल के लिए 1997 तक ही वो सीमित रहेगा, उसके बाद ये लॉ सीज हो जाएगा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद रिजर्वेशन को, प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। और उसके साथ साथ एक रिजर्वेशन, टोटल रिजर्वेशन पे कैप लगा दी कि ये 50% से अबव नहीं होना चाहिए, एक कैप लगा दी जैसे कि ये 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। और ये मतलब हर ईयर के लिए, प्रत्येक वर्ष के लिए लागू होता है, ये नहीं है कि स्पेशल ईयर में सिर्फ 50% हो, तो ये हर एक ईयर के कि जब भी रिजर्वेशन प्रोवाइड हो वो 50% को क्रॉस ना करे। और कैरी फॉरवर्ड रूल क्या होता है कि अगर जैसे करंट ईयर में कि पूरी सीटें ओबीसी के अंडर या एससी एक्सटी के रिजर्वेशन के अंडर फुलफिल न है, तो उन जो जो वैकेंसी बची हुई है, बैकलॉग वैकेंसी, उनको कैरी आगे जो नेक्स्ट ईयर की वैकेंसी में ऐड किया कर दिया जाए, तो उसको कैरी फॉरवर्ड कहते हैं। पर इसके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये भी 50% रूल को वायलेट ना करे। और उसके साथ साथ एक परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी बना दी जाए, जो कि इस ओबीसी लिस्ट का है, इसका निरीक्षण करे समय समय पर, तो उसके लिए एक परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई जाए। तो उसके साथ जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट आया, तो गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन लिए। वो कौन कौन से एक्शन थे? पहला था कि इसमें रामनंदन कमेटी बनाई गई, जिसने ओबीसी को लेकर उसने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की वो 1993 में सबमिट की गई, जो कि क्रीमी लेयर को लेकर थी कि क्रीमी लेयर को इंक्लूड किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए, तो जिसको गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया। उसके साथ साथ एक नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड कमीशन क्लास बनाया गया, जो कि 1993 में ही बनाया गया, और ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया। और जिसका काम ये था कि किस कास्ट को इंक्लूड किया जाए, किसको एक्सक्लूड किया जाए ओबीसी कोटा में से। तो इसका काम ये देखना था कि रिजर्वेशन के लिए जो भी बैकवर्ड क्लास में किस कास्ट को रखा जाए, किसको नहीं रखा जाए, तो इस कमीशन का काम यही था। और उसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको नल एंड वॉइड कर दिया कि पर जैसे कि आप प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दे सकते, तो पार्लियामेंट ने क्या किया, उसको उसके प्रभाव को खत्म करने के लिए एक अमेंडमेंट, एक संशोधन किया, जिसको 77th अमेंडमेंट कहा जाता है, और 1995 में हुआ था। उसमें क्या किया गया, इसने एक नया प्रोविजन ऐड कर दिया आर्टिकल 16 में। उस वो क्या कहता है कि वो पावर देता है स्टेट को। स्टेट हो, हमने जैसे लास्ट वीडियो में भी जाना था, लास्ट उसमें भी जाना था कि स्टेट क्या होता है, तो हम स्टेट ही डिस्क्राइब करेंगे। गवर्नमेंट हो गया, कोई पार्लियामेंट हो गया, कोई गवर्नमेंट बॉडी होगी, तो उसका हम स्टेट ही डिस्क्राइब करेंगे। तो स्टेट को पावर देता है कि रिजर्वेशन और उन प्रमोशन प्रमोशन में भी रिजर्वेशन की पावर देता है। वो किसी भी सर्विस हो, चाहे वो मतलब स्टेट के अंडर हो, या किसी भी कास्ट से हो, एससी हो गया, एसटी हो गया, तो उनके लिए प्रमोशन में भी रिजर्वेशन की सुविधा देता है। उनके लिए प्रमोशन की सुविधा देता है, जो कि जैसे जो पर्याप्त मात्रा में, जिनकी पर्याप्त संख्या स्टेट सर्विस में ना हो, किसी भी सर्विस में जो जिनकी संख्या कम हो, तो उनके लिए ऐसा कुछ जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन है वो स्टेट प्रोवाइड करता है। आगे एक बार फिर से 85 अमेंडमेंट एक्ट अमेंडमेंट किया गया, जो 2001 में किया गया। उस एक्ट अमेंडमेंट एक्ट में कहा गया कि जो पर्सन मतलब एस सी
कास्ट से बिलोंग करते हैं उनको कौन सी कंसिल सीनियोरिटी यानी कि प्रेफरेंस दिया गया जनरल कास्ट के ऊपर। रिजर्वेशन में प्रमोशन में उनको प्रेफरेंस दिया गया जनरल कास्ट के अबव, जो 1995 जून से पेंडिंग थे उन सब केसों में वैलिड किया गया। और जो डिसीजन बैकलॉग वैकेंसी के रिगार्डिंग लिया गया था तो 81st अमेंडमेंट 2000 में रद्द कर दिया गया था। उसमें दो प्रोविजन और उसमें ऐड कर दिए गए, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं पर वो 50% से अबव नहीं जाने। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने जो पार्लियामेंट है उसने एक अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 2000 में और उसको चेंज कर दिया गया। तो अब क्या हुआ कि एक नया प्रोविजन ऐड कर दिया गया आर्टिकल 16 में, जो स्टेट को पावर देता है कि जो कि अनफिल्ड रिजर्व वैकेंसी थी पिछले साल के लिए, तो वो एज ए सेपरेट क्लास वैकेंसी फिल्ड की जाए नेक्स्ट ईयर में। और अगर उस साल भी नहीं हुआ तो उससे नेक्स्ट ईयर में ऐसा चलता रहे जब तक वो वैकेंसी फिल ना हो जाए। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जो ये 50% वैकेंसी थी कि ये सब कुछ मिलाकर जो नेक्स्ट ईयर में जाए, तो ये जो 50% की सीलिंग रखी गई थी कि जो 50% से अबव रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं किए तो वो कहीं वायलेट ना हो। तो उसके लिए ऐसा किया गया कि जो ये सच वैकेंसी थी ये इसके जो फर्दर नेक्स्ट ईयर में वैकेंसी आएंगी तो उसके साथ कंबाइन नहीं होंगी और ये सेपरेटली फिल्ड होंगे और ये एंड ना करे कि 50% सीलिंग, जैसे उसके लिए एंड कर दिया गया था जो 50% सीलिंग बैक रिजर्वेशन थी बैकलॉग वैकेंसी में जो पिछले साल की रह गई थी, तो वो इस तरह से खत्म हो गया था। नेक्स्ट प्रोविजन था जो 76 अमेंडमेंट 1994 हुआ था। उसमें क्या हुआ था कि तमिलनाडु में एक रिजर्वेशन एक्ट पास किया गया था जो 1994 में हुआ था, जो कि 69% जो रिजर्वेशन प्रोवाइड करता था, जो कि 50% से काफी ऊपर था, तो उसको 9th शेड्यूल में रख दिया गया था। तो 9th शेड्यूल क्या होता है कि इस गवर्नमेंट ने इसको इसलिए इनेक्ट किया गया था कि वह थोड़ी सी इम्यूनिटी देती है, जैसे हमने लास्ट उसमें भी जाना था कि जहाँ 30 आर्टिकल 30 फर्स्ट 31 आता है तो आर्टिकल 14 वहां पे चला जाता है। तो इसी तरह से 9th शेड्यूल है तो कुछ इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो आगे इसके विषय में जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने 9th शेड्यूल के विषय में कहा था, क्या था 9th शेड्यूल। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि प्रॉपर इम्यूनिटी ब्लैंकेट की पूरी तरह से इम्यूनिटी नहीं है कि जो कुछ आप इसमें डाल दे तो वो जुडिशियल रिव्यू जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, संवैधानिक ढांचा में होता है, तो उसको आप वायलेट नहीं कर सकते। अपना अगला जो नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है वो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी कि अनटचेबिलिटी को खत्म करना। अब जानेंगे कि ये क्या होता है, कौन से आर्टिकल में है, क्या इसकी हिस्ट्री रही होगी, क्या कुछ है। तो आइए उसके विषय में जानते हैं। जो अपना आर्टिकल 17 है वो एबोलिश करता है अनटचेबिलिटी को, जो कि जैसे फॉरबिड प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म, जो किसी भी फॉर्म में हो उसको बैन करता है, उसको रोकता है कि जैसे अनटचेबिलिटी होगी। अगर कोई इसको एनफोर्समेंट, अगर कोई इसको यूज करता है, कोई टचेबिलिटी को नहीं मानता यानी कि डिस्क्रिमिनेट करता है, कुछ भी इसको फॉलो करता है, तो वो शैल बी पुनिशेबल ऑफेंस होगा कि उसके लिए आपको सजा मिलेगी। 1976 में जो अपना अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 था उसको अमेंडमेंट किया गया, उसको चेंज किया गया, उसमें संशोधन किए गए और उसका नाम रखा गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। इसका क्या था कि इसमें क्या किया गया कि जो इसका दायरा था उसको और बढ़ा दिया गया और जो इसमें पिनल थे प्रोविजन और उसको थोड़ा सा और सख्त बना दिया है और कड़ा बना दिया गया। ये अपना एक्ट अनटचेबिलिटी ये क्या करता है, जैसे अनुच्छेद आर्टिकल 17 में है, द्वारा अस्पृश्यता के उन्मूलन के कारण किसी व्यक्ति को प्राप्त होने वाले किसी भी अधिकार के रूप में परिभाषित करता है ये आर्टिकल 17। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो अपना टचेबिलिटी वर्ड है ये अपने संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया, ना ही किसी एक्ट में मेंशन किया गया है। जो मशहूर हाई कोर्ट है उसने कहा कि जो आर्टिकल 17 में है वो अनटचेबिलिटी जो लिटरल और ग्रामिकल सेंस में, जो ग्रामिकल
जैसे ग्राम हम कह सकते हैं कि वर्ड में नहीं है, पर वो है कि एक प्रैक्टिस के कहा गया है कि जो डेवलप हिस्टोरिकल मतलब कि जो इतिहास में जो कुछ प्रैक्टिस थी, कुछ कार्य थे, उनको कहा गया है कि जो अनटचेबिलिटी कहा उनको कहा जाता है। जैसे किसी जो स्पेशल कोई कास्ट थी उनको किसी उसमें जैसे पानी पीने से रोका जाता था, कुछ भी कार्य करने से रोका जाता था, उनको स्पेशल टास्क दिए जाते थे कि हाँ ये कार्य तुम ही कर सकते हो, कोई हायर कास्ट होगी तो वो अलग से कार्य करेगी। तो ऐसे कुछ जो हिस्टोरिकल प्रैक्टिस है उसको लिए अनटचेबिलिटी जो वर्ड है उसको रखा गया है। ये ग्रामिकल जैसे ये नहीं है कि हाँ किसी को छूना नहीं है, छूना है ये वो, तो इसके लिए नहीं है ये। जैसे बताया कि ये जो सोशल डिसेबिलिटीज है, जो सर्टेन क्लासेस पे जैसे जन्म के आधार पर या किसी के आधार पर जो सर्टेन क्लासेस पर्सन होते हैं, क्लास के कुछ पर्टिकुलर जाति के पर्सन होते हैं, उनके डिसेबिलिटी होती है। जैसे उनको स्पेशल टास्क दिया जाता है कोई भी, जैसे कि मान लो सीवरेज साफ करना तो वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ही करती थी, अभी भी करती है कुछ समय, तो उसके लिए ये डिस्क्राइब किया गया कि अनटचेबिलिटी वर्ड, जो कि अपना ये प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट है 1955 का। इसमें ये अगर कोई इस प्रथा को फॉलो करता है कि किसी को किसी जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर किसी को वंचित करता है, उसका अपमान करता है, कुछ भी कहता है, तो उसके लिए तो इम्प्रिजमेंट यानी कि जेल का प्रावधान है और 6 मंथ के लिए, और एक फाइन का प्रावधान जो 500 रुपए है, वो उसके लिए पुनिशबल है। उसको सजा दी जा सकती है, जो कि है जैसे उसको जेल की सजा हो सकती है 6 महीने के लिए, या 500 रुपए फाइन लग सकता है। तो ये दोनों उसके लिए प्रावधान है। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि अगर कोई पर्सन इस जैसे इसका दोषी पाया जाता है अनटचेबिलिटी का, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है इलेक्शन के लिए, जो पार्लियामेंट के हो या स्टेट लेजिस्लेचर के, उनके इलेक्शन के लिए वो नहीं लड़ सकता है। तो इसने कुछ जैसे एक्ट कौन से अपराध हैं इस एक्ट ने, तो वो डिस्क्राइब किया था, उसके विषय में जानेंगे कि कौन कौन से ऑफेंस है, कौन से कार्य हैं जिनको एज ए ऑफेंस माना जाता है। ऑफेंस है उसमें है कि पहला है कि अगर किसी पर्सन को किसी धार्मिक प्लेस में एंटर करने से रोका जाए और वहां पूजा करने से रोका जाए, तो ये एक ऑफेंस माना जाता है। उसके साथ साथ अगर कोई जैसे जस्टिफाई करता है अनटचेबिलिटी को किस किस ग्राउंड पे, जैसे रिलीजियस हो गया, फिलोसफिकल हो गया, और कुछ और ग्राउंड है जिन पे ये उसको जस्टिफाई करता है कि बताता है कि इन ग्राउंड पे अगर ऐसा कर रहे तो अनटचेबिलिटी एक ऑफेंस होगा। और उसके साथ साथ अगर कोई किसी पर्सन को किसी शॉप शॉप में, होटल में, प्लेस, कोई भी प्लेस हो गया, पब्लिक प्लेस हो गया, पब्लिक एंटरटेनमेंट हो गया, वहां जाने से रोका जाता है, तो एक ये भी अनटचेबिलिटी ऑफेंस माना जाता है। और उसके साथ साथ अगर किसी पर्सन की इंसल्ट करना, किस वो शेड्यूल कास्ट से हो, किस ग्राउंड पे, अनटचेबिलिटी के ग्राउंड पे, तो ये भी एक ऑफेंस माना जाता है। अगर किसी पर्सन को हॉस्पिटल में एडमिट करने से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से हो, या हॉस्टल एस्टेब्लिश मतलब जो पब्लिक बेनिफिट के लिए हो उससे रोका जाता है, तो ये भी एक अनटचेबिलिटी ऑफेंस माना जाता है। और अगर अनटचेबिलिटी चाहे वो डायरेक्टली किसी हो या इनडायरेक्टली किसी के थ्रू कैसे भी हो, तो उसको एज ए ऑफेंस ही माना जाता है। और उसके साथ साथ अगर किसी पर्सन को रिफ्यूज किया जाए टू सेल गुड एंड सर्विस से, कि पर्सन कोई भी जैसे गुड और सर्विस कोई भी प्रोवाइड कर रहा है, अगर उसको रिफ्यूज किया जाए, उसको बेचने से रोका जाए या उसकी सर्विस लेने से मना करे कि इस ग्राउंड पे कि वो किसी स्पेशल कास्ट से है, या तो ये एक अनटचेबिलिटी ऑफेंस माना जाता है। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो आर्टिकल अपना 17 राइट टू अनटचेबिलिटी, तो ये अपने को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल हो गए या स्टेट हो गए, दोनों के खिलाफ अपने को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्योंकि अपने कुछ फंडामेंटल राइट है जो अगेंस्ट स्टेट के एक्शन के अगेंस्ट है, और कुछ फंडामेंटल राइट है जो कि दोनों को, दोनों चाहे स्टेट हो गया प्राइवेट हो गया, दोनों के खिलाफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो राइट ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 उनमें से एक है। नेक्स्ट अपना फंडामेंटल राइट है वो है अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, तो ये जानते हैं इसके विषय में। तो जो आर्टिकल 18 है अपने अपना, तो वो अबोलिश करता है टाइटल्स को। और इसके साथ साथ इसमें 4 प्रोविजन बताए गए हैं। तो क्यों करता है, क्योंकि अबोलिश ये इसके लास्ट में जानेंगे, जैसे जैसे आगे जानेंगे हमको क्लियर होता जाएगा कि ऐसा क्यों है। तो ये स्टेट को रोकता है कि कोई भी टाइटल किसी को, चाहे कोई बॉडी हो, कोई मतलब
सिटीजन हो, फॉरेनर हो, तो उसको कोई सा भी टाइटल देखने से मना करता है, सिवाय एक कोई मिलिट्री टाइटल होगा या एकेडमिक टाइटल हो गए, जैसे आईएएस आईपीएस या मिलिट्री के लेफ्टिनेंट, कुछ ऐसे टाइटल हो गए, तो उनको उनके सिवाय कोई अन्य टाइटल लेने देने से रोकता है। और इसके साथ साथ ये इंडियन सिटीजन को भी रोकता है एक्सेप्ट करने से फॉरेन टाइटल। अगर कोई फॉरेन स्टेट, कोई दूसरा देश, कोई किसी व्यक्ति को टाइटल दे, जैसे पुराने समय में ब्रिटिश जो थे वो राय बहादुर, केसर ए हिंद, जो महात्मा गांधी को भी मिला था टाइटल, ऐसे टाइटल प्रोवाइड करते थे, तो जो ये आर्टिकल 18 है ये सब करने से रोकता है। उसके साथ साथ अगर कोई फॉरेनर इंडियन में कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो या फिर ट्रस्ट हो जो स्टेट गवर्नमेंट या इसके अंतर्गत आता हो, वो या इंडिया में वर्क करता हो, तो उसको भी ये कोई भी टाइटल चाहे फॉरेन स्टेट का से हो रोकता है। और अगर कोई उसको यूज भी करना है तो उसको प्रेसिडेंट की सहमति लेनी होती है। उसके साथ साथ कोई भी सिटीजन हो चाहे फॉरेनर हो, कोई जिस जो कोई एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट होल्ड करता हो स्टेट के अंतर्गत, तो उसको रोका जा, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता कोई भी, जैसे प्रेजेंट हो गया, एनुमलेट को स्पेशल प्रोविजन हो गए, और ऑफिस हो गया, कोई भी एनी फॉरेन दूसरे देश के अंतर्गत प्रेसिडेंट की सहमति के बिना। जो ऊपर सब कुछ जैसे चार प्रोविजन बताए गए हैं उससे ये सब क्लियर है, जैसे टाइटल हो गए, नोबेलिटी होगी, लाइक महाराजा, जो राज बहादुर हो गया, राय बहादुर हो गया, राय साहब, दीवान बहादुर, जो कि और बहुत सारे टाइटल हैं जो कि ब्रिटिश समय में दिए जाते थे, तो उन सबको आर्टिकल 18 के अंतर्गत बैन कर दिया गया है। इसलिए बैन कर दिया गया कि सभी एक समान दिखे, सबके पास इक्वल स्टेटस हो, ये नहीं कि अगर कोई महाराजा टाइटल रखे तो एज ए महाराजा लगे। इसलिए इन सबको अबोलिश कर दिया है कि सभी एक समान रखे, और अपना जो राइट टू इक्वलिटी है वो हमेशा बना रहे। इसलिए ये सब टाइटल को अबोलिश कर दिया गया है। 1996 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया होगा जिसमें जो भी नेशनल अवार्ड हैं अपने, जैसे भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, इनको लेकर एक या पीएलआई गई होगी कि क्या इनको यूज कर सकते हैं या नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही ठहरा दिया गया कि जो नेशनल अवार्ड है ये टाइटल नहीं है, ये टाइटल नहीं है, और इनको जो कि टाइटल नहीं है, जो कि अपने को आर्टिकल 18 बैन करता है कि यूज करने से, तो उसके अंतर्गत ये टाइटल नहीं है, ये सिर्फ अवार्ड है। और इसके साथ साथ ये ऐड कर दिया गया कि ये इसलिए वॉयलेट नहीं करते आर्टिकल 18 को, और इसके साथ साथ ये कह दिया गया कि इसके साथ साथ ये जो सब नेम के आगे या नेम के पीछे जो ये टाइटल है, अब जैसे जिस किसी को मिलता है तो उसके आगे, नेम के आगे या पीछे ये जो अवार्ड हैं ये यूज नहीं होंगे, ये सिर्फ एज ए अवार्ड ही रखे जाएंगे। अगर कोई ऐसा जो कि अपने नेम के आगे या पीछे, अगर जैसे किसी को भारत रत्न मिला हो या पद्म विभूषण मिला हो यूज करता हो, तो वो अवार्ड को वापसी, उसके अवार्ड को खत्म कर दिया जाता है। नेशनल अवार्ड है ये 1954 में स्टार्ट किए गए, तो उसके साथ जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई थी अंडर मोरारजी देसाई, तो 1977 में तो उसने ये बैन कर दिए गए थे, इनको बंद कर दिया गया था। पर उसके जैसे 1980 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने इसको दोबारा से फिर से रिवाइव कर दिया गया। पर अपने राइट टू इक्वलिटी जो अपने आर्टिकल 14 टू 18 थे, जो कि अपने 5 राइट थे, जो फंडामेंटल राइट थे, वो एंड होता है। उसके साथ साथ जो राइट टू फ्रीडम होता है अपना, जो कि आर्टिकल जो राइट टू फ्रीडम होता है अपना, वो आर्टिकल 19 टू 22 होता है। तो उसमें ये वन बाय वन इन राइट्स के विषय में जानेंगे। पहला है राइट टू फ्रीडम के अंदर प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट, हम जानेंगे कौन कौन से हैं जो आर्टिकल 19 अपने को प्रोवाइड करता है। इसमें राइट जैसे ये जो 6 राइट हैं जो आर्टिकल 19 अपने को प्रोवाइड करते हैं, इसमें जैसे पहला है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, अपनी फ्रीडम को, हम स्पीच को फ्रीडमली यानी कि बिना किसी प्रभाव के दे सकते हैं। दूसरा राइट टू असेंबली एंड पीसफुली विदाउट आर्म, एक जगह पे इकट्ठा हो सकते हैं बिना कि
पर यह शर्त है कि हथियार ना हो। तीसरा है कि राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन यूनियन और एसोसिएशन फॉर्म करने का अधिकार, साथ ही साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी भी ऐड है। और राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और इसके साथ एक राइट भी है कि जिसके अंतर्गत हम पूरे भारत में फेयरली कहीं भी घूम सकते हैं इंडियन टेरिटरी पे, और कहीं पे भी राइट टू सेटल एंड रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। साथ ही साथ इंडिया के किसी भी भाग में हम रह सकते हैं, उस पे घूम सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, तो वो अधिकार भी है। और सिक्स जो राइट अपने पे है वो है कि राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन, कि कोई भी हम अपना जैसे ऑक्यूपेशन कोई भी हम काम कर सकते हैं, और कोई भी ट्रेड बिजनेस कोई भी कर सकते हैं। ये नहीं है कि हमें कोई काम करने से रोका जाएगा। स्पेशल कम्युनिटी को कोई कास्ट पर जैसे कोई काम होता है स्पेशल कम्युनिटी के लिए, ऐसा कोई नहीं है। कोई बंदा कोई भी व्यक्ति कोई सा भी काम कर सकता है, बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ये जो आर्टिकल 19 है ये अपने को 6 राइट प्रोवाइड करता है। जब अपना संविधान बना था तो आर्टिकल 19 में 7 राइट थे, उसमें एक राइट था राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको अमेंडमेंट हुआ था एक 14 अमेंडमेंट 1978 में, उसको डिलीट कर दिया गया था और उसको एक लीगल राइट बना दिया गया था। तो अब जैसे 6 राइट हैं जो राइट आर्टिकल 19 में जो 6 राइट है, लेकिन ये जो अपने को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ये ओनली स्टेट के एक्शन के खिलाफ प्रोवाइड करते हैं, प्राइवेट और इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं। उसके साथ साथ जो ये राइट है ये ओनली इंडियन सिटीजन को ही अवेलेबल होते हैं, फॉरनर को अवेलेबल नहीं होते। इंडियन सिटीजन हो गए, उसके साथ साथ शेयर होल्डर ऑफ एक कंपनी हो गया, कोई भी जैसे शेयर होल्डर कंपनी में कोई शेयर रखता है उनके है, क्योंकि वो अपनी सुनवाई के लिए जा सकते हैं, पर ये फॉरनर को अधिकार नहीं दिए जाते। इसके साथ साथ स्टेट जो कि गवर्नमेंट हो गया, पार्लियामेंट हो गया, एक अगर कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर सकता है इन राइट पे, किसी भी ग्राउंड पे। वो आगे जानेंगे हम कौन कौन से ग्राउंड है। जैसे एक है कि अगर कोई जैसे एक्सटर्नल वार हो तो उस स्थिति में स्टेट इन पर लगाम लगा सकता है, पर शर्त यह है कि अगर ये आधुनिक में कुछ जैसे प्रदर्शन हो रहा है, असेंबली हो रहा है, तो ये स्टेट वहां पे कर्ब नहीं कर सकता। ओनली जो एक्सटर्नल ग्राउंड है वहां पे इन राइट पे थोड़ा सा लगाम लगा सकता है। तो राइट टू फ्रीडम में जैसे इसमें फर्स्ट राइट है जो अपने पास है वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने की आजादी और एक्सप्रेशन की। ये जानते हैं इसके विषय में क्या क्या है। तो ये है कि अगर ये अपने को राइट प्रोवाइड करता है कि हर एक कोई भी सिटीजन उसके पास राइट है उसकी अपनी फीलिंग्स व्यू अपनी ओपिनियन की, क्या उसके ओपिनियन है बिलीव है, उसको फ्रीली बता सकता है, भाई बोल के बता सकता है, लिख के बता सकता है, या कोई प्रिंटिंग जैसे कोई कार्ड हो गया, पिक्चर बना के किसी भी तरह से उसको दर्शा सकता है। कि अगर कोई कुछ बताना है तो उसके पास अधिकार है कि वो कैसे भी अपने जैसे फीलिंग हो गए, व्यू हो गए, ओपिनियन हो गए, कुछ भी हो तो उसको बता सकता है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया गया जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, तो उसके के विषय में एक सुप्रीम कोर्ट ने एक ब्रीफ सा आइडिया दिया है। तो उसके विषय में जानते हैं कि ये क्या क्या होता है। पहला है कि अगर किसी को अपने व्यू बताने हो या किसी दूसरे के व्यू बताने हैं तो वो भी इसमें इंक्लूड है। दूसरा है फ्रीडम ऑफ प्रेस की, जैसे कि जो प्रेस होता है न्यूज़पेपर मैगजीन इन सब की आज़ादी, की वो कुछ भी जो सही है वो लिख सकते हैं, छाप सकते हैं, जो ब्रिटिश समय में अवेलेबल नहीं थी। ब्रिटिश हमेशा ऐसी चीजों पे कर्व करते थे, क्योंकि ये आम जनता के को एक व्यू देती है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या उनकी पॉलिसी है, कुछ सब कुछ बताती है। तो इस पे गवर्नमेंट कर्व नहीं कर सकती। इसके साथ साथ फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट का अधिकार है। और फोर्थ है कि जो राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, की कोई भी जैसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होती है उसको टैप नहीं कर सकता। हर किसी को उसके स्पेशल केस में बात अलग है कि अगर क्रिमिनल हो या उसके लिए स्पेशल स्पेशल आज्ञा लेकर तो उसको टैप किया जा सकता है, पर यह नहीं कि हर किसी के फोन को टैप किया जाए, क्योंकि ये प्राइवेसी को हनन करता है,
के अधिकार को हनन करता है, तो ऐसा नहीं है कि, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि ये राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ की टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच में ऐड होता है। इसके साथ साथ राइट टू टेलीकास्ट है, ये नहीं होते अगर कि गवर्नमेंट की मोनोपोली हो जाए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, जो भी मीडिया है, जैसे कि चाइना एक अच्छा एग्जांपल है कि वहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट की मोनोपोली है कि अगर कोई दूसरा कोई गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता है किसी भी न्यूज़पेपर में या मैगजीन में, तो ऐसा नहीं कर सकता। वहाँ पे गवर्नमेंट की मोनोपोली है, सिर्फ जो गवर्नमेंट रिलेटेड न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, चैनल है, वही वहाँ पे चल सकते हैं, बाकी कुछ नहीं चल सकते। अगला राइट है वो है राइट अगेंस्ट बंद, जो बंद जो जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी होगी, कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, वो बंद का आह्वान करते हैं, तो उसके खिलाफ भी है। अगर कोई बंद, कोई व्यक्ति, कोई पर्सन अगर ऐसा नहीं करना चाहे तो वो कर सकता है कि उनका साथ नहीं देना चाहे तो नहीं दे सकता है, कि वो कंपलसरी नहीं है कि जो पॉलिटिकल पार्टी के डायरेक्शन या किसी ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्शन को फॉलो करे। और अगला राइट है कि राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज, उसको अधिकार है गवर्नमेंट की एक्टिविटी की गवर्नमेंट क्या कर रही है, ऐसा सब कुछ उसको जानने का अधिकार है। और नेक्स्ट राइट है राइट टू साइलेंस, चुप रहने का अधिकार। अगर कोई पर्सन कुछ या कोई व्यक्ति कोई बोल कुछ बताना नहीं चाहता, कोई बोलना नहीं चाहता, तो उसके पास ये अधिकार है राइट टू साइलेंस का। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ द फ्री सेंसर ऑन न्यूज़पेपर की। क्या होता है कि न्यूज़पेपर पे कोई सेंसरशिप लगा दे कि आप ये नहीं दिखा सकते, वो नहीं दिखा सकते, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये भी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में इंक्लूड होता है। नेक्स्ट है राइट राइट टू डिमोनिस्ट्रेशन, बट स्ट्राइक इसमें किया गया कि स्ट्राइक को इंक्लूड नहीं किया गया। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में इंक्लूड करते हैं, उसमें राइट टू स्ट्राइक को इंक्लूड नहीं किया गया। हाँ, आप प्रदर्शन जरूर कर सकते हैं, पर इसमें राइट टू स्ट्राइक की आप स्ट्राइक हड़ताल कर दे, ऐसा कोई प्रोविजन इसको सुप्रीम कोर्ट ने इंक्लूड नहीं किया। जिसे हमने लास्ट वीडियो में भी जाना था और लास्ट आर्टिकल में भी जाना था, तो स्टेट इम्पोज कर सकता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकता है किसके फ्री, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, एक्सप्रेशन, इनको किस किस ग्राउंड पे, जैसे अगर कोई सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी इंडिया की हर्ट हो किसी केस में, सिक्योरिटी को लेकर या फ्रेंडली रिलेशन को लेकर, तो स्टेट इन पे कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। इसके साथ साथ इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और डिफेमेशन। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है कि अगर कोर्ट डिसीजन है जिसे कोर्ट की अवमानना कहा जाता है, कि अगर कोर्ट, कोई सुप्रीम कोर्ट या कोई अन्य कोर्ट कोई भी डिसीजन देती है, उसको आप मानने से इनकार करते हो, तो उसको कोर्ट की अवमानना कहा जाता है। तो इन सब में हमने जाना कुछ राइट के बारे में, विषय में, जो फंडामेंटल राइट थे बेसिकली। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और राइट जानेंगे। So friend, if you have any question, please comment below and please like and subscribe the channel for more and more video. फ्रेंड, आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं। उसके साथ साथ जय हिंद, जय भारत।